हेलो एंड वेलकम टू एस अकेडमी। माय नेम इज CS पायल पोपली एंड हम पढ़ रहे थे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज। इसमें हम 2 चैप्टर्स का ऑलरेडी वन शॉट रिवीजन देख चुके हैं। आज बारी है हमारे 3rd चैप्टर की, जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट, मतलब 2 वर्ड्स को मिला के ये चैप्टर बना हुआ है। फर्स्ट इज बिजनेस एंड सेकेंड इज एनवायरनमेंट। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं कि 11th क्लास में आप बिजनेस वर्ड को तो बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं, क्योंकि वहां पे भी एक बुक पूरा का पूरा इसी के बारे में थी। आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे एनवायरनमेंट के बारे में कि एनवायरनमेंट क्या होता है, और इसके लिए लेंगे हम एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जाम्पल। इमेजिन करिए ये आपकी पायल मैम है और आपकी पायल मैम रहती हैं अपने घर में। अब भाई ये घर कहाँ आता है? ये एक कॉलोनी में आता है, और ये कॉलोनी कहाँ आती है? एक सोसाइटी में आती है। एक बहुत बड़ा सा एरिया अरेरा कॉलोनी करके, वहां पे आती है। अब ये कहाँ आता है? ये आता है भोपाल में, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में। अब भोपाल कहाँ आता है? ये आता है MP स्टेट में। MP स्टेट कहाँ आता है? ये आता है इंडिया में। इंडिया कहाँ आता है? वो तो वर्ल्ड में आता है। वर्ल्ड कहाँ आता है वो सबको पता है, ठीक है। बट यहां से ओवर आप समझ गए होंगे कि मैं यहां हूं और ये पूरी चीजें हैं जो मेरे अराउंड है। मैं इनसे सराउंडेड हूं ऑल द टाइम। मैं हूं तो मेरे आसपास हमेशा ये चीजें रहेंगी। अब मैं जहां हूं और जिन जगहों से, जिन इंस्टीट्यूशन से, जिन लोगों से सराउंडेड हूं, वो सारे इकट्ठे मिलके कहलाए जाएंगे मेरी एनवायरनमेंट। क्या समझे? एनवायरनमेंट का मतलब होता है आपके अराउंड जितनी भी चीजें हैं, जितने भी लोग हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, फोर्सेस हैं, ये सारी चीजों को टुगेदर मिला दो, एनवायरनमेंट बन जाएगा। अब ये तो थी मेरी एनवायरनमेंट, लेकिन अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बात करें तो ऐसे मानिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बिजनेस फर्म है, उसके आसपास जितनी चीजें होती हैं जो उसको सराउंड करती हैं, वो कहलाई जाएंगे उस बिजनेस की बिजनेस एनवायरनमेंट। सिंपल। अब भाई देखो, ये एनवायरनमेंट पे ना हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। मेरे पड़ोस में कौन रह रहा है, MP में कौन कौन रहेगा, MP में क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, क्या इस पे मेरा कंट्रोल है? नहीं है। तो एनवायरनमेंट पे काइंड ऑफ मैं बोल सकती हूं मेरा कोई भी कंट्रोल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एनवायरनमेंट मेरे को इन्फ्लुएंस तो जरूर करती है। भोपाल में कुछ हो रहा है, MP में कुछ हो रहा है, इंडिया में कुछ हो रहा है, क्या मैं इन्फ्लुएंस नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। तो हम एनवायरनमेंट के बारे में 2 बातें बोल सकते हैं कि इसके ऊपर हमारा कंट्रोल तो होता नहीं है, लेकिन ये हमें इन्फ्लुएंस जरूर करती है। बस यही 2 चीजें हम बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में भी बोलते हैं। जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहीं पे फंक्शन कर रहा होता है तो उस पूरी सराउंडिंग पे, उस पूरे एनवायरनमेंट पे बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता, बिजनेस फर्म का, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन इससे वो इन्फ्लुएंस जरूर होती है। हमारे कंपेटिटर्स कौन कौन नए पिक्चर में आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट कौन कौन सी पॉलिसीज ला रही है, हमारे कस्टमर्स किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट को लेके, ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल के बाहर है, लेकिन हमें इन्फ्लुएंस जरूर करती हैं। और यही एक रीजन है जिसकी वजह से हम बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो अब समझ में आया बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। बिजनेस के सराउंडिंग में जो भी चीजें हैं, जो भी इंस्टीट्यूशन है, जो भी फोर्सेज हैं, जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती हैं, लेकिन बिजनेस का उन पे कोई भी कंट्रोल नहीं है, उसे हम बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं, ठीक है। NCERT बुक में बहुत ही बढ़िया सी एक डेफिनेशन लिखी हुई है इसकी, सेम आप वहां से चिपका लेना और वही लिख देना, क्योंकि NCERT ना बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज करता है, बहुत ही प्यारी लैंग्वेज यूज करते हैं, जो इजीली आप याद भी कर सकते हैं और अपने पेपर में लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कोई भी और डेफिनेशन की तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं है। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब समझ में आया। अब हम इसके फीचर्स समझ लेते हैं, सो दैट हम इसको और इन डेप्थ समझ सके, ठीक है। फर्स्ट इसका फीचर है ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। ये बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में हर वो चीज आ जाती है जो बिजनेस के बाहर है। अब वो लोग भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल्स, अब वो इंस्टीट्यूशंस भी हो सकती हैं, और अब वो फोर्सेस भी हो सकती हैं। लाइक बोले तो हमारे बिजनेस के जो भी कस्टमर्स है, ठीक है, हमारे बिजनेस के जो भी कंपेटिटर्स हैं, हमारे बिजनेस जिस गवर्नमेंट के अंडर आता है,
हमारा बिजनेस जिस एनवायरनमेंट के अंदर है, जिस कॉलोनी के अंदर है, वहां के कौन कौन से रूल्स हैं, कौन सा लीगल स्ट्रक्चर उस पर लागू होता है, ये सारों को मिलाओगे, उसके बाद बनेगा तुम्हारा बिजनेस एनवायरनमेंट। ये नहीं है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में सिर्फ एक ही फोर्स है, नहीं, बहुत सारी फोर्सेज है जो साइमल्टेनियसली वर्क कर रही हैं और आपको उन्हीं के साथ अपने आप को डायनामिक तरीके से चलाना पड़ता है। So business environment is sum total of all the external forces। यहां फोकस कीजिएगा, एक्सटर्नल लिखा हुआ मतलब आपके फर्म के बाहर जो आती हैं उनके बारे में बात हो रही है, ठीक है। सेकंड है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। अब इसका क्या मतलब है, देखो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वन इज स्पेसिफिक एंड अनदर वन इज जनरल। अब एक चीज बताओ, मान लो तुम्हारी क्लास टीचर तुम्हें क्लास में आके बोलती है कि बेटा तुम्हारी अटेंडेंस कम है, ठीक है। क्या बोला उन्होंने, ये क्या हुआ, कुछ कुछ होता रहता है यहां पे, इग्नोर इट, ठीक है। आपकी क्लास टीचर आपकी क्लास में आई और आपको बोला कि बेटा तुम्हारी अटेंडेंस कम है, ठीक है। अब ये चीज किसको इन्फ्लुएंस करेगी, तुम्हारे दोस्तों को, तुम्हारी क्लासमेट्स को, तुम्हारे पूरे क्लास को, मॉनिटर को? ऑब्वियसली नहीं, ये सिर्फ तुम्हें इन्फ्लुएंस करेगी। लेकिन अगर तुम्हारी क्लास टीचर क्लास में आ और बोले ये क्लास बहुत ज्यादा शोर कर रही है, अब ये चीज किसको इन्फ्लुएंस करेगी, सब बच्चों को, किसी एक स्पेसिफिक को नहीं करेगी। तो ऐसे ही एनवायरनमेंट में भी दो तरह के फोर्सेस होती हैं, वन इज स्पेसिफिक, वन इज जनरल। स्पेसिफिक फोर्सेस वो होती हैं जो इंडिविजुअली आपके फर्म को, आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती हैं, लेकिन जनरल में आ जाती हैं वो सारी फोर्सेस जो आप जैसे जितने भी फर्म्स होते हैं ना, सबको इन्फ्लुएंस करती है। लाइक गवर्नमेंट ने कोई नया लॉ ले आया, अब ये सिर्फ आपको थोड़ी ना इन्फ्लुएंस करेगा, आपके साथ जितने कंपेटिटर्स हैं, जो भी उस लाइन में काम कर रहे हैं, वो सबको इन्फ्लुएंस करेगा, है ना। लेकिन आपके कस्टमर्स को आपका सामान पसंद नहीं आया, ये सिर्फ आपको इन्फ्लुएंस करेगा, क्योंकि आपके कंपेटिटर्स को इससे कोई लेना देना नहीं है, हाँ उनका फायदा हो सकता है उसमें, ठीक है। सो दो तरह की फोर्सेस होती है, वन इज जनरल, वन इज स्पेसिफिक। अनदर वन इज इंटर रिलेशन। ये बोलते हैं कि जितने भी बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस है ना, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जैसे मेरी बात देखो, कोविड आया था, सबने देखा है कोविड वाला पीरियड। अब कोविड आया मतलब एक नया वायरस आया, अब यहां से लोग बहुत ज्यादा अपने हेल्थ को लेके कॉन्शियस हो गए। हेल्थ को लेके कॉन्शियस हुए तो उन्होंने बाहर का स्टॉल्स का खाना बंद कर दिया, और क्या हुआ, थोड़े से डाइट अपनी प्रॉपर और हेल्दी करने लग गए। अब एक चीज बताओ, एक चीज हुई जिसकी वजह से इतनी सारी चीजें हुई और सबका आपस में कनेक्शन है। ना कोविड आता, ना लोग अपनी हेल्थ को लेके इतने ज्यादा अवेयर होते, ना स्टॉल्स पे खाना बंद करते, ना ही डाइटरी प्लान्स अपनाते, राइट। एक चीज हुई, दूसरी चीजें उससे इन्फ्लुएंस होके होती रही। तो काइंड ऑफ हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जितने भी फोर्सेस हैं हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में, वो सारे के सारे आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं, तो इंटर रिलेशनशिप होता है उनके बीच में। नेक्स्ट है हमारा डायनामिक, अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, कल क्या होगा किसको पता, हमें नहीं पता। भाई कल किसी के साथ कुछ भी हो सकता है ना, मैं आज यहाँ खड़ी हूं, कल हो सकता है कहीं और हूं, परसों हो सकता है कहीं और हूं, आप वहां बैठ के देख रहे हैं वीडियो, कल हो सकता है आप कहीं और हो अच्छी जगह, ठीक है। सो बेसिकली हमारे फ्यूचर का हमें नहीं पता है, बिल्कुल उसी तरह से बिजनेस एनवायरनमेंट का भी हमें नहीं पता है। कल गवर्नमेंट कौन सा नया लॉ ले आए, कल कौन सा कंपेटिटर नया पिक्चर में आ जाए, कल कौन सा पुराना वाला कंपेटिटर अपनी दुकान बंद करके चला जाए, तो हर एक चीज बहुत ज्यादा अनसर्टेन है, हम नहीं पता लगा सकते कि कल क्या होने वाला है। अनसर्टेन का मतलब होता है कि जिसकी सर्टेनिटी नहीं हो, जिसका होना तय नहीं हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, अनसर्टेन है, कुछ भी इसके बारे में बोला नहीं जा सकता। देन है डायनामिक। डायनामिक का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, एक ऐसी चीज जो वक्त के साथ अपने आप को बदलती रहती है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट भी ऐसा ही करता है। जो पहले बिजनेस एनवायरनमेंट हुआ करता था वो आज की डेट में नहीं होता, क्योंकि वो ओवर द टाइम चेंज हो चुका है। पहले जो चीजें आपको इन्फ्लुएंस करती थी शायद आज की डेट में वो नहीं करती हो, दूसरी चीजें आ गई हैं इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो बिजनेस एनवायरनमेंट दिन ब दिन अपने आप को बदलता रहता है, और मतलब जैसे भी कंट्री में बदलाव आ रहे हैं, जैसे भी सोसाइटी में बदलाव आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप को चेंज करता रहता है, सो दैट ये भी थोड़ा अपडेटेड रहे और इसके साथ जो बिजनेस इसके अंदर फंक्शन कर रहा है वो भी अपडेटेड रहे, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स। भाई इतने चैप्टर को समझ के तुम ये तो समझ चुके होगे कि ये पूरी कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट बोले तो बिजनेस के अराउंड जितनी भी चीजें हैं, अब इतनी सारी चीजें, ये भी देखना है, वो भी देखना है, ये भी करना है, वो भी करना है, कितना कॉम्प्लेक्स है ना, कितना मतलब सरदर्दी वाला काम है। इसलिए इन्होंने बोला है कि बिजनेस एनवायरनमेंट थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ है और हर एक चीज को आपको देखना पड़ता है, फिगर आउट करना पड़ता है। लास्ट है हमारा रिलेटिविटी। ये बोलते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट थोड़ा सा रिलेटेबल होता है। कैसे होता है? रीजन टू रीजन वेरी करता है। जैसे बोलो यूएसए में अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना बिजनेस खोलती है तो ऑब्वियसली उसको अलग एनवायरनमेंट मिलेगा, बट वहीं पे कनाडा में खोलती है तो हो सकता है थोड़ा सा यूएसए से अलग मिले, इंडिया में खोलेगी तो बिल्कुल अलग मिलेगा, और अगर कोरिया में खोल दिया, स्पेशली नॉर्थ कोरिया में, तो भैया बिल्कुल अलग मिलेगा। तो ये थोड़ा सा रीजन से क्या करता है, एसोसिएटेड होता है, इन्फ्लुएंस होता है, तो हर रीजन में यू विल फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये थे कुछ फीचर्स किसके, हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के। आई होप ये सारे के सारे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए हैं। एग्जाम्पल्स के साथ अगर आप अपने फीचर्स को एक्सप्लेन करेंगे वो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि एग्जाम्पल से और ज्यादा क्लियर पिक्चर मिल जाती है जो भी आपका एग्जामिनेशन चेक कर रहा होता है उस इंसान को। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स मूव टू द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये बोलते हैं क्यों पढ़ रहे हो तुम बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में, मतलब क्या ही तुम्हें जरूरत है बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ने की। बोलते हैं ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ाया जाता है। फर्स्ट इसमें से है enables the firm to identify opportunities and getting first mover advantage। अब भाई देखो कोविड का ही एग्जाम्पल लूंगी, ठीक है। जैसे कोविड आया था वैसे आजकल एक नया वायरस आया हुआ है। अगर मैं नजर रखूं अच्छे से न्यूज पे, पढ़ती रहूं न्यूज को और देखती रहूं कि क्या क्या चल रहा है, वायरस कितना हद तक इंडिया में आ चुका है। अभी तो ज्यादा केसेस नहीं आए हैं, 11-12 केसेस ही आए थे लास्ट जो मैंने देखा था। तो अब मेरे को पता है कि अगर केसेस बढ़ेंगे, मतलब अगर मैं न्यूज को ट्रैक करती रहूंगी और केसेस बढ़ेंगे, तो मुझे ये पता है कि भैया देखो अब सैनिटाइजर का बिजनेस, मास्क का बिजनेस, वैक्सीन का बिजनेस और पैकेज फूड का बिजनेस सब बढ़ेगा। ये स्टॉल्स वाले बिजनेस जो भी हैं ये सारे थोड़े कम होंगे, और ये सारे जो थोड़े हेल्दी और सेफ और हाइजीनिक होते हैं ये सारी चीजें बढ़ेंगी, इनका बिजनेस बढ़ेगा। तो ये मुझे कैसे पता लगा? क्योंकि मैंने अपने एनवायरनमेंट को स्टडी किया, मैंने न्यूज में देखते रहा कि केसेस बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं तो किस इंटेंसिटी से बढ़ रहे हैं। तो जब आप अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से स्कैन करते हो, अच्छे से पढ़ लेते हो, तो आपको ये समझ में आता है कि वहां पे आपके लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज छुपी हुई हैं, और इसके साथ ऑब्वियसली थ्रेट्स भी आपको समझ में आता है, जो कि नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल इसके बारे में बात करें। अब देखो मुझे पता चल गया, हो सकता है मेरे कंपेटिटर को अभी नहीं पता चला, उसने न्यूज ना देखी हो, और मैं अपनी शॉप पे मास्क और ये सब का मतलब सामान ला के रखना शुरू कर दूं। तो अब अगर वायरस इंटेंसिटी से आ जाता है तो ज्यादा बिक्री किसकी होगी? मेरी होगी ना, क्योंकि मैंने फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लिया। फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब होता है स्कैन करके एनवायरनमेंट को आप जरूरत समझे लोगों की क्या है, और फर्स्ट सबसे पहले आउट ऑफ योर कंपेटिटर सबसे पहले वो चीज अवेलेबल करवाए कस्टमर को, तो सारे कस्टमर्स पहले आपके पास आएंगे और आपका मुनाफा हो जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो अगर आप अपने एनवायरनमेंट पे अच्छे से नजर रखते हैं, अगर आप अच्छे से स्कैन करते हैं अपने एनवायरनमेंट को, तो आपको पता होता है कि आपके लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आ रही है और आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हैं। इसी के कॉन्ट्ररी ये बोलते हैं हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। ऐसे इमेजिन करिए आपकी पायल मैम एक स्टॉल लगा रही हैं सड़क पे, ठीक है, स्टॉल लगा रही हैं किसका? पानीपुरी का, और वो भी बिल्कुल ऐसे बिना मास्क और बिना उसके ग्लव्स वगैरह के खिला रही हूँ। ठीक है, अब मैंने न्यूज देखी उस दिन टीवी ऑन करके, तो मुझे पता लगा अरे ये तो आ रहा है वायरस। ठीक है, मतलब अब अगेन लोग क्या करेंगे, कोविड की तरह स्टॉल से खाना बंद कर देंगे। तो ऐसे में मैं क्या करूंगी, मैं समझ लूंगी कि भैया मेरे लिए आ रहा है खतरा और मुझे बंदोबस्त करके रखना पड़ेगा इस खतरे से डील करने के लिए। तो इधर मैं क्या करूंगी, अपने पानीपुरी को पैकेज में बेचना शुरू कर दूंगी, मतलब मेरे को हाथ ना लगाने पड़े, थोड़ा हाइजीनिक तरीके से। तो इससे क्या होगा, जो भी थ्रेट्स और वार्निंग्स मेरे टूवर्ड्स आ रही है मैं उनको समझ के कैसे उनका निवारण कर सकती हूँ, कैसे उनके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकती हूँ, वो सोच सकती हूँ। ठीक है, तो इसके लिए भी अगेन आपको अपने एनवायरनमेंट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। भाई देखो एक बात बताओ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में इस वीडियो में बोला कि मैं हूं, मेरे आस पड़ोस वाले हैं, फिर कॉलोनी वाले हैं, फिर भोपाल है, फिर ये है, फिर वो है। ठीक है,
अगर मैं अपने पूरे एनवायरनमेंट पे नजर रखूं और ये देखूं कि कहाँ पे कौन रहता है, कहाँ क्या काम करता है वो इंसान, ठीक है। अब मानो मेरे को पता है कि मेरा एक पड़ोसी लॉयर है, मेरा एक पड़ोसी डॉक्टर है, मुझे बीमारी होगी, मुझे पता है ना मुझे कहाँ पे जाना है, बिना टाइम वेस्ट किए डॉक्टर के पास। वो डॉक्टर जो मेरे पड़ोस में रहता है, मेरे ऊपर कोई केस हो गया तो मुझे पता है ना मुझे कहाँ जाना है, वो लॉयर भाई साहब जो मेरे बगल में रहते हैं, राइट। तो अगर आप अपने एनवायरनमेंट पे अच्छे से फोकस रखोगे तो आपको पता होगा कि आपका रिसोर्स आप कहां से ले सकते हो। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए सही दाम पे, बिना टाइम वेस्ट किए, बिना रिसोर्स वेस्ट किए, कहां से रिसोर्सेज का बंदोबस्त कर सकते हो। जैसे एमपी के बारे में बोला जाता है कि यहाँ पे सोयाबीन बहुत अच्छी होती है और बहुत हैवी प्रोडक्शन होता है। अब कहीं किसी जगह अगर किसी चीज का हैवी प्रोडक्शन होता है, दैट मीन्स वो थोड़े कम दाम में आपको मिल जाएगी। मुझे सोयाबीन का ऑयल बनाना है तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं एमपी जाऊंगी ना सोयाबीन खरीदने के लिए, क्योंकि वहां मुझे कम दाम में वो चीज मिल जाएगी। तो ये फायदा होता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट अगर आपने अच्छे से देखी हुई है, स्कैन करी हुई है, अगर आप पूरा उस पर नजर रखते हैं तो आप अच्छे से अपने रिसोर्सेज को टैप कर सकते हैं, ठीक है। देन हेल्प टू एडजस्ट एंड अडेप्ट विद द रैपिड चेंजेस। बिजनेस एनवायरनमेंट खुद ही डायनामिक है। अब वो चीज जो खुद अपने आप को बदलती रहती है तो वो आपको भी तो कहीं ना कहीं बदलती रहेगी ना। तो ये कहीं ना कहीं आपकी मदद करती है जो भी डेली लेवल पे चेंजेस आ रहे होते हैं उनके साथ अपने आप को एडजस्ट करवाने के लिए। असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। भैया मैं अपने घर के लिए रूल बुक बना रही हूँ, ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा अपने एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के ही बनाऊंगी ना। मैं अपने बिजनेस के लिए कोई पॉलिसी बना रही हूँ तो ऑब्वियसली मैं देखूंगी ना गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसी आ रही है, मेरे कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं, मेरा कस्टमर मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। इन सारी चीजों को देख के ही तो मैं अपने लिए पॉलिसी बनाऊंगी ना। तो आपका कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकिंग और प्लानिंग में बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा मदद करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। जब हर एक चीज प्रॉपर चलेगी, आपका बिजनेस बदलता रहेगा समय के साथ, आप प्लानिंग प्लॉटिंग भी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट नजर रख के, तो अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, राइट। सो कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में मदद करती है। और ये थे कुछ इंपॉर्टेंस किसके? बिजनेस एनवायरनमेंट के। नाउ लेट्स मूव टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को हमने कुछ भागों में बांटा हुआ है। कितने भागों में बांटा हुआ है? ये 5 भागों में बांटा हुआ है, जिसमें पहला है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, फिर है सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इन सब के अंदर क्या क्या आता है लेमेन्स लैंग्वेज में बताऊं तो देखो, जो नाम लिखा हुआ है ना उसके अंदर वही चीज आएगी, बिल्कुल बच्चों की तरह बता रही हूं, ठीक है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या आएगा? वो हर एक चीज जो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ी होगी ना 11th 12th में या 12th क्लास में पढ़ रहे होंगे, बस वो सारी चीजें यहां आ जाएंगी। वो हो जाएगा आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का हिस्सा, इकोनॉमिक वाला। अच्छा, इसका डायग्राम अगर ड्रॉ करना हो पेपर में तो कुछ इस तरह करा कि ये आपकी बिजनेस एनवायरनमेंट है और इसको हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 5, ठीक है। एक हो गया इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल। इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करना तुम, ठीक है। तो ये 5 भागों को मिला के पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट बनता है, ठीक है। तो इसमें पहला कौन सा है? इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में क्या आएगा? हर वो चीज जो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ी हुई है वो यहां आ जाएगी। सोशल, हर वो चीज जो सोसाइटी से रिलेट करती है, लोगों से रिलेट करती है, वो यहां आ जाएगी। पॉलिटिकल, जो भी पॉलिटिक्स से रिलेट करती है, गवर्नमेंट से रिलेट करती है, आज मोदी जी हैं, कल ये हैं, परसों वो हैं, ये मतलब कौन कौन फंक्शन कर रहा है, ये सारा आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आ जाता है। लीगल एनवायरनमेंट, लॉ से रिलेटेड एनवायरनमेंट, मतलब जिसमें पूरा लीगल स्ट्रक्चर के बारे में बात होती है, कौन कौन से लॉज चल रहे हैं, आपके फर्म से रिलेटेड कौन कौन से लॉज हैं, लेबर से रिलेटेड कौन कौन से आ रहे हैं, वो सारे यहाँ प्लेस किए जाएंगे। लास्ट हमारा टेक्नोलॉजिकल, मतलब जो टेक्नोलॉजी से रिलेट करता है, मतलब हर दिन कौन कौन सी साइंस में नहीं वो आ रही हैं चीजें, उनसे रिलेट करता है, वो यहाँ आएगा, ठीक है। अब देखो, इस वाले पार्ट से ना बहुत सारे केस स्टडीज वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इतने लिखने वाले नहीं आते जितने केस स्टडीज वाले आते हैं। तो उसके लिए मैं एक आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया काम करके आई हूं कि मैंने हर उसमें एनवायरनमेंट में क्या क्या पॉइंट्स कवर हो सकते हैं वो लिखे हैं, ठीक है। तो मैं पहले आपको ये दिखाऊंगी, पढ़ूंगी और फिर उसके बाद आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से। ये बोलते हैं टैक्सेस में कोई चेंज आना इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है। इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज आना इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है।
इनकम सेविंग इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज आना, इन्फ्लेशन महंगाई में कोई चेंज आना, वैल्यू ऑफ रुपी की वैल्यू गिर रही है या बढ़ रही है उसमें कोई चेंज आएगा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट होगा। स्टॉक मार्केट एंड इंडाइसेस, स्टॉक मार्केट में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, निफ्टी, सेंसेक्स, ये जो भी हैं, एनएससी, बीएससी, अगर इनके अंदर कुछ भी चेंजेस आते हैं, ये बढ़ता है मार्केट, घटता है मार्केट, तो उसको भी हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में ही प्लेस करेंगे। जीडीपी एज पर कैपिटल इनकम, नेशनल इनकम, दिस एंड दैट, जीडीपी में कोई चेंज आ रहा है, आरबीआई कोई नई चीज लेके आ रही है, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें आपने इको में पढ़ी हुई हैं, और वही मैंने आपको बोला था इको में जो पढ़ा हुआ है वो सारा का सारा यहाँ पे आ जाएगा। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब मैं थोड़ा सा साइड हो रही हूँ, लेट मी डिलीट दिस सो दैट आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। आप बढ़िया तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट में बोलते हैं ये लोगों का टेस्ट चेंज हो जाना, फैशन चेंज हो जाना। पहले लड़कियों को क्रॉप टॉप पहनना पसंद था, आजकल लड़कियों को पता नहीं क्या पहनना पसंद है, ठीक है। तो फैशन में चेंज आना इन सोशल एनवायरनमेंट कहलाया जाएगा। टेस्ट चेंज होना, पहले लोग मीठा ज्यादा खाते थे, आजकल लोग थोड़ा सा हेल्दी डाइट पसंद करते हैं, तो टेस्ट चेंज हो गया लोगों का। चेंज इन सोशल ट्रेंड, सोशल ट्रेंड्स जो चल रहे होते हैं, मतलब सोसाइटी में जो भी ट्रेंड्स चल रहे होते हैं उनमें कोई चेंज आना सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट माना जाता है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन, पहले औरतें इतना ज्यादा काम नहीं करती थी, अब हर घर की औरत काम कर रही है बाहर जाके। अच्छा, पहले औरतें काम नहीं करती थी बाहर जाके, लेट मी क्लैरिफाई, ठीक है। घर पे वो फिर भी काम करती थी, बहुत काम करती थी, सबसे ज्यादा काम करती थी, लेकिन अब वो बाहर जाके भी काम करने लगी हैं, ठीक है। अगेन क्या होगा, सोशल एनवायरनमेंट। कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस में चेंज आना, पहले और कस्टम्स चलते थे अब और चल रहे हैं, या पहले जो कस्टम्स चलते हुए आ रहे थे उन पे नजर रखना, वो सारा सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट होता है, ठीक है। चलिए ले लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट फटाफट, डन। चलिए नेक्स्ट है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। इसमें क्या क्या आ जाता है, एटीट्यूड ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, इलेक्टेड गवर्नमेंट मतलब जो भी, जैसे मोदी सरकार आजकल पिक्चर में, ठीक है, तो उनका क्या एटीट्यूड है, किस तरफ, मतलब किस चीज को लेके, कौन से बिजनेस को वो सपोर्ट कर रहे हैं, कौन से बिजनेस को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, ये सारा कहाँ आएगा, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आएगा। जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस इन द पॉलिटिकल कंडीशन, अब आप देखते होंगे कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे डिसाइड ही नहीं हो पा रहा कि राजा कौन है, कौन राज करेगा, कौन संभालेगा पूरी कंट्री की भागदौड़, तो वहां पे स्टेबिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, कभी कोई आ जाती है कभी कोई आ जाती है, हमारे पड़ोसी मुल्कों को ही देख लीजिए, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीजें अगेन कहाँ आएंगी, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आएगा। पॉलिसीज चेंजेस इंप्लीमेंटेड बाय डिफरेंट गवर्नमेंट्स, हर गवर्नमेंट जब आती है इनिशियली वो बहुत भरी होती है जोश से कि भैया मेरे को ये पॉलिसीज लानी है, तो वो सारी चीजें जो भी वो पॉलिसीज ला रही है, लाने के बारे में सोच रही है, जो भी चेंजेस वो लाने वाली है पुरानी पॉलिसीज में, वो सारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का हिस्सा हो जाता है, ठीक है। एजेंडा ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज जब भी पिक्चर में आती हैं तो वो हमेशा कुछ ना कुछ एजेंडा के साथ आती है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें विकास करना है, ये करना है, वो करना है, वो सारी चीजें भी आपके पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का हिस्सा होगी। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, हर एक पॉलिटिकल पार्टी की ना एक आइडियोलॉजी होती है कि भैया मेरे को क्या करना है, हमें किस तरह से चलना है, हम किस चीज को सपोर्ट करते हैं, किस चीज को सपोर्ट नहीं करते, तो वो भी अगेन कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। रिलेशन ऑफ आवर कंट्री विद द फॉरेन कंट्री, दूसरे देशों के साथ हमारे रिलेशनशिप कैसे हैं, वो भी आपका किसका हिस्सा होगा, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का होगा। भैया देखो अगर हमारे पॉलिटिशियंस अच्छे से निभाएंगे सबके साथ तो बाकी वाले भी हमारे साथ अच्छा रखेंगे, तो कहीं ना कहीं वो भी पॉलिटिक्स से ही रिलेटेड है ना, हर वो चीज जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड होगी वो यहाँ आएगी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, कंट्री का जो मेन लॉ है जिसके बेसिस पे बाकी सारे लॉज बने हैं, वो उसमें कोई चेंज आता है वो भी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का हिस्सा होगी। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट है लीगल एनवायरनमेंट, एनी एक्ट, स्टैट्यूट, लेजिस्लेशन। एक्ट, स्टैट्यूट, लेजिस्लेशन क्या होता है, जब हमारा लेजिस्लेटिव बॉडी इंडिया का कोई भी एक्ट एग्जिस्टेंस में लेके आता है, कोई भी लॉ एग्जिस्टेंस में लेके आता है, उसको हम या तो एक्ट का नाम देते हैं या स्टैट्यूट का नाम देते हैं, ठीक है, दोनों दे सकते हैं, और सिंपल लैंग्वेज में उसे लेजिस्लेचर बोलते हैं, लेजिस्लेशन बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए जीएसटी एक्ट आया, ये क्या है, एक एक्ट है, तो एक्ट आया किससे रिलेटेड, लीगल एनवायरनमेंट से। अच्छा कई बार ना ऐसा भी होता है जैसे ये लीगल में आएगा या फिर इको में आएगा, कौन से वाले उसमें आएगा, ऐसी कंफ्यूजन भी अराइज होती है। तो एंड में मैं क्या करूंगी, हर एक चैप्टर के बढ़िया बढ़िया जो केस स्टडीज होंगे ना उनके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी, वो देख लेना, वो तुम्हारे पेपर के लिए मतलब बेस्ट होंगे और वो सेटिस्फैक्टरी होंगे कि उसके अलावा तुम्हें और कुछ नहीं करना पड़ेगा। आई विल मेक श्योर उसमें मैं ऐसे क्वेश्चंस इंसर्ट करूं, ठीक है। चलिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज, गवर्नमेंट अथॉरिटीज कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इशू करता है तो वो भी कहाँ आता है, लीगल में आता है। कोर्ट की जजमेंट होती है, मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कोई भी जजमेंट देता है तो वो भी कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। डिसीजन टेकन बाय गवर्नमेंट एट एवरी लेवल इन द सेंटर, स्टेट और लोकल, गवर्नमेंट अगर कोई भी डिसीजन लेती है
जो कि लॉफुली वो ऑफिशियल गजट में बताती है, वो कहाँ आएगा? लीगल एनवायरनमेंट में आएगा। मेकिंग एनी ऑर्डर कंपल्सरी, कोई ऑर्डर कंपल्सरी बनाना कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, चेंज इन मेथड ऑफ प्रोडक्शन। पहले लोगों से हम काम कराते थे, लोग हाथ से काम करते थे, आज की डेट में मशीन से काम कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है? टेक्नोलॉजी में चेंज आना, नई मशीनरी आना, नई इक्विपमेंट आना। कहाँ प्लेस करेंगे? यहाँ प्लेस करेंगे। न्यू मेथड ऑफ वर्किंग फॉर इम्प्रूवमेंट, नए मेथड लाना सो दैट तुम मतलब अच्छी काम वो कर सको, अपनी वर्किंग को इम्प्रूव कर सको। देखिए काम करने के 100 तरीके होते हैं, आपको क्या करना होता है? बेस्ट तरीका चूज करना होता है। तो जब आप बेस्ट तरीका चूज करते हैं, रोज रोज इंप्रूवमेंट लाते हैं अपने उसमें, तो वो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में प्लेस किया जाता है। साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स एंड इनोवेशन, अगर कोई साइंटिफिक इंप्रूवमेंट हो गई है, पहले कोई और गैजेट चलता था, अब उससे अपडेटेड गैजेट आ गया है, तो वो कहाँ प्लेस किया जाएगा? यहाँ प्लेस किया जाएगा। न्यू टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस, बिजनेस को ऑपरेट करने के नए तरीके, नए चीजें जो भी लाते हैं पिक्चर में, वो कहाँ प्लेस की जाती है? यहाँ प्लेस की जाती है, ठीक है। तो ये हो गया टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं इस चैप्टर के सेकंड पार्ट पे, जो कि है एसेंस ऑफ न्यू पॉलिसी। यहां हम बात करेंगे 1991 में इंडिया में जो जो चेंजेस आए थे उनके बारे में, ठीक है। कौन कौन से चेंजेस आए थे? वैसे तो बहुत सारे चेंजेस आए थे, लेकिन मैक्सिमम टाइम हम इन 3 चेंजों के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। फर्स्ट इज लिबरलाइजेशन, सेकेंड इज प्राइवेटाइजेशन एंड थर्ड इज ग्लोबलाइजेशन। आइए समझ लेते हैं क्या होता है इनका मतलब। देखो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? लिबरल होना, फ्री होना। तो लिबरलाइजेशन बोले तो फ्रीडम दे दिया। किस चीज से फ्रीडम दे दिया? बिना मतलब की रिस्ट्रिक्शन से। पहले क्या होता था ना, इंडिया में बिजनेस करना है तो इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर लगा दी जाती थी, जैसे पता नहीं तुम क्रिमिनल्स और तुम कुछ ऐसे क्राइम करने जा रहे हो, ठीक है। बट फिर 1991 में इनको समझ में आया कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा सिचुएशन, अपन को इसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो बिना मतलब की जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस थी वो सारी की सारी हटा दी गई। ऐसा नहीं कि बिल्कुल फ्रीडम देगी, तुम्हारा जो मन करे तुम करो, नहीं, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन रखी गई, लेकिन कुछ रखी गई, ज्यादातर हटा दी गई, ठीक है। तो फ्रीडम मिली तो ज्यादा से ज्यादा लोग बिजनेस करना शुरू हो गए। प्राइवेटाइजेशन, इसमें हमने क्या किया? ऐसे सेक्टर्स जो कि पहले सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के लिए रिजर्व थे, बोले तो जहां पे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट अपना बिजनेस शुरू कर सकती थी, वहां पे प्राइवेट लोगों को भी आने का मौका दिया। अंबानी जी को बोला, टाटा जी को बोला कि आइए आप भी पिक्चर में आइए। पहले वहां पे क्या होता था? सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट फंक्शन करती थी, गवर्नमेंट ही अपना बिजनेस खोल पाती थी। तो ऐसे सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी जहां पे पहले सिर्फ पब्लिक सेक्टर था, वहां पे हमने प्राइवेट सेक्टर को भी आने का मौका दिया, उनके लिए दरवाजे खोल दिए कि आप भी आइए, थोड़ा सा कॉम्पिटिशन लेके आइए। क्योंकि भैया गवर्नमेंट सेक्टर तो कैसे काम करता है किसी को भी बोलने की जरूरत नहीं है ना, डेफेमेशन का केस लग जाएगा बिना मतलब के, बट सबको पता है डीप इनसाइड, राइट। तो हमें प्राइवेट सेक्टर की कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट थी, यही कंपटीशन लेके आया, यही एनर्जी बूस्ट करने के लिए आया है इकोनॉमी में। लास्ट है हमारा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है पूरे वर्ल्ड को एक ग्लोबल विलेज बनाना। विलेज गांव में कैसा होता है ना कि सबके द्वार एक दूसरे के लिए खुले हैं, छोटा सा परिवार होता है, सब एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के घर आते रहते हैं। तो हम क्या करना चाह रहे थे? वर्ल्ड को ग्लोबल विलेज बनाना चाह रहे थे कि कोई भी कंट्री इंडिया में आए, इंडिया के लोग कोई भी कंट्री में जाएं, वहां पे बिजनेस करें, वो लोग यहाँ पे आके बिजनेस करें। और वही हमने किया। ग्लोबलाइजेशन में हमने अपने द्वार सबके लिए खोल दिए और सबको बोला आप अपने द्वार भी खोलिए हमारे लिए, ठीक है। तो इससे लोगों का यहाँ पे आवन जावन बहुत अच्छा हो गया, जिससे हमारी इकोनॉमी को अगेन बूस्ट मिला, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने का मौका मिला। ये तो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा ना कि जब भी हम ऐसा करते हैं ग्लोबलाइजेशन या फिर बाहर वालों से इंटरेक्ट करते हैं, पैसे के तौर पे ट्रांजैक्शन करते हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज हमारा आता है और जाता भी है, राइट। तो ये सब करने का मौका मिला हमें किसके चलते हुए? 1991 में आई हुई एलपीजी रिफॉर्म के चलते हुए, ठीक है। लिबरलाइजेशन, फ्रीडम कर दी, रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए। प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर को हर एक जगह आने का मौका मिला। ग्लोबलाइजेशन, पूरे वर्ल्ड को एक ग्लोबल विलेज बना दिया, ठीक है। अब भैया देखते हैं इससे फर्क क्या पड़ा। पहला फर्क तो ये पड़ा कि कंपटीशन इंक्रीज हो गया। पहले हम इंडियंस के साथ लड़ रहे थे, ठीक है, मार्केट में, अब हम फिरंगियों के साथ भी लड़ने लग गए, क्योंकि वो लोग भी अपना प्रोड्यूस लेके आ गए। पहले सिर्फ इंडियन लोग जो जो प्रोड्यूस करते थे, हमें बस उससे बेहतर बनाना होता था। अब फिरंगी जो जो सामान लेके आए हैं, हमें उससे भी बेहतर बनाना होगा अपने सामान को। तो इंक्रीज हो गया क्या? कंपटीशन। सेकेंड है मोर डिमांडिंग कस्टमर। कस्टमर को भी समझ में आ गया, उनने भी बोला कि अगर तुम हम अच्छा सामान नहीं दोगे तो हम उसके पास चले जाएंगे। वो फिरंगी है, मतलब मशीन में बेस्ड चीजें लेके आया है, तुम्हारे से अच्छी फिनिशिंग है उसके प्रोडक्ट की, चले जाएंगे हम उसके पास, वरना हमें बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट दो और कम दाम में दो। तो कस्टमर भी बड़े डिमांडिंग हो गए।
रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। पहले हम एक बार एक टेक्नोलॉजी अपनाते थे और सालों साल उसी पे फंक्शन करते रहते थे, क्योंकि हमें पता था कंपटीशन तो कोई है ही नहीं। लेकिन अब हमें पता चल गया कि हमारा कंपटीशन यूएसए वाले लोगों के साथ भी है, जापान वाले लोगों के साथ भी है और चाइना वाले लोगों के साथ भी है। तो ऐसे में हमने हमारे एनवायरमेंट में ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस लाने शुरू कर दिए, सो दैट हमारा सामान उनके सामान को बीट कर पाए। ठीक है, तो जो चेंजेस पहले सालों में आते थे अब सालों में आते रहते हैं, मतलब एक साल के गैप पे आते रहते हैं। कैसे नेसेसिटी फॉर चेंज। अब अगर आप चेंज नहीं करोगे अपने आप को तो भाई कहीं ना कहीं तुम पिछड़ जाओगे, और पिछड़ जाओगे मतलब मुनाफा नहीं कमा पाओगे, लॉस में चले जाओगे। तो हर इंसान को ये बात समझ में आ गई, तो कहीं ना कहीं चेंज लाना उनके लिए क्या हो गया, नेसेसिटी हो गई। नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। हमें यह भी समझ में आ गया कि सिर्फ टेक्नोलॉजी में चेंज लाने से कुछ नहीं होगा, हमें हमारे लोगों को भी उतना अवेयर बनाना पड़ेगा। मैं बढ़िया सा कंप्यूटर लाके यहाँ पे रख दूं लेकिन उसको चलाना किसी को नहीं आए, क्या फर्क पड़ेगा मेरा वो कंप्यूटर लाने का। तो इसलिए जब मैं टेक्नोलॉजी को भी चेंज कर रही हूँ तो मुझे साथ साथ लोगों को भी चेंज करना पड़ेगा, लोगों को भी ट्रेन करना पड़ेगा, बेस्ट उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करने पड़ेंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, सो दैट वो बढ़िया तरीके से काम कर सके। मार्केट ओरिएंटेशन, इसमें ये बोलते हैं पहले हम प्रोड्यूस करते थे जो हमारा मन करता था प्रोड्यूस करने का, लेकिन अब हम वो प्रोड्यूस करते हैं जो लोगों को चाहिए। ठीक है, बोले तो मैं यूट्यूब स्टार्ट करती हूँ, ठीक है, और मैं बस वही वीडियोस बनाती हूँ जो मुझे अच्छी लगती है बनाने में। कौन देखेगा वो वीडियोस? यूट्यूब चैनल चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आज की डेट में कंपटीशन बहुत है। हाँ, अगर मैं ऐसा करती सालों पहले, 10 साल पहले, 12 साल पहले, तो बिल्कुल चलता मेरा चैनल। ऐसे लोग जो कि 10 साल 12 साल से यूट्यूब पे है और कुछ भी वीडियोस बनाते थे, आज की डेट में वो बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि उस टाइम पे कंपटीशन नहीं था, सब लोग बस आप ही को देखते थे। लेकिन आज की डेट में इतना कंपटीशन आ गया, हर घर से 2-4 यूट्यूबर्स तो पैदा हो ही गए हैं। सो ऐसे में मार्केट में मतलब जब आप ये नहीं देखोगे कि लोगों को चाहिए क्या और खुद से प्रोड्यूस करते रहोगे चीजें, काम नहीं चलेगा। ठीक है, लॉस ऑफ बजटरी टू पब्लिक सेक्टर। पहले क्या होता था, हम ना बजट असाइन करते थे, बजट हमारा हर साल आता है ना, मतलब पूरे साल में हमें कहाँ कितना एक्सपेंडिचर करना, कहाँ से हमारी कितनी कमाई आएगी, वो सबका ब्यौरा रखा जाता है। तो हम पहले बजट बनाते थे तो उसका एक बहुत मेजर सेगमेंट हम पब्लिक सेक्टर को देते थे कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये लाओ वो लाओ। लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है, हमने वो सारे चीजें कट कर दिए क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आ गया और पब्लिक सेक्टर उतना ज्यादा नहीं रहा हर चीज में। एक्सपोर्ट अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। पहले क्या होता था, हमारी चीजें बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होती नहीं थी, लेकिन आज की डेट में हमारे क्योंकि गुड्स इतने अच्छे प्रोड्यूस हो रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट से भी थोड़ा बहुत फॉरेन एक्सचेंज कमाना शुरू हो गए हैं, जिससे हमारी कहीं ना कहीं इकोनॉमी को बूस्ट मिला है। ठीक है, सो ये है इम्पैक्ट किसके, 1991 में आए हुए रिफॉर्म्स के। कौन से रिफॉर्म्स बोलते हैं हम इनको? LPG रिफॉर्म्स बोलते हैं। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब हमारा मैनेजरियल रिस्पॉन्स किस तरह से आएगा इन पॉलिसी को, मतलब इन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए? तो पहले ही बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। हमने अपने आप को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की। डाइवर्सिफाई करने का मतलब होता है कि एक सेक्टर में ना अड़ के हम डिफरेंट सेक्टर्स में जाना शुरू कर दे। मैं पहले बिस्किट्स बनाती थी, अब मैं कुकीज बनाती हूँ, चॉकलेट्स बनाती हूँ, केक्स बनाती हूँ। तो मैंने क्या किया, डाइवर्सिफाई कर दिया कि भैया कोई ना कोई कस्टमर तो मुझे किसी ना किसी चीज के लिए मिल ही जाएगा। जॉइंट वेंचर, कोलैबोरेशन, कंसोलिडेशन ऑफ मल्टीनेशनल। पहले इंडिविजुअल्स अकेले काम करना पसंद करते थे, अब वो जॉइंट वेंचर्स करते हैं, लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। इंस्टाग्राम पे आप देखते हो ना, पहले लोग खुद की रील्स बनाते हैं इंडिविजुअली, जब वो थोड़े से फेमस हो जाते हैं फिर वो कोलैब्स करते हैं, मतलब एक फेमस इंसान पकड़ लिया, एक फेमस इंसान पकड़ लिया, दोनों ने मिलकर कोलैब करके एक वीडियो बना लिया। इसके जो व्यूअर्स होंगे, उसके जो व्यूअर्स होंगे, मिलके इस रील को बूस्ट करेंगे, राइट। तो बस वही होता था बिजनेस में भी, मतलब होना शुरू हो गया कि भैया तुम आओ उधर से, हम आएंगे इधर से, हम हाथ मिलाएंगे और तुम्हारे कस्टमर हमारे कस्टमर मिलके हमारे बिजनेस को ऊपर लेके जाएंगे। ब्रांड बिल्डिंग, हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्रांड पे फोकस करने लग गए। पहले हम इन सब चीजों पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब हमें समझ में आ गया कि ब्रांड की अलग वैल्यू होती है, नाम बनाओगे तभी बिकेगा। तो ब्रांड बिल्डिंग पे भी हमारा फोकस जाना शुरू हो गया। हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया क्योंकि हमें पता चला कि भैया उसके बिना तो गुजारा होगा ही नहीं, पुरानी टेक्नोलॉजी से वो नहीं चलेगा। जैसे आज की डेट में अगर मैं आपको स्मार्ट बोर्ड की जगह नॉर्मल बोर्ड पे पढ़ा रही हूँ तो इट विल बी सो डिफिकल्ट फॉर यू एज वेल एज फॉर मी टू मेक वीडियोस। क्यों? क्योंकि मेरे को हर एक वो चीज लिखनी पड़ेगी जो यहाँ पे ऑलरेडी टाइप की हुई है या फिर स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। और आपके लिए भी ये होगा कि अरे मैडम आधा घंटा तो बस लिखती ही रहती है, कितनी लंबी वीडियो हो जाती है बिना मतलब की। तो टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को चेंज करना पड़ता है सो दैट आप अप टू डेटेड रहें और लोग आपको यूजफुल समझे। ठीक है, इंप्रूव्ड कॉम्पेंसेशन लेवल। एम्प्लॉयज को पहले हम जितना
कॉम्पनसेशन देते थे, रेम्यूनरेशन देते थे, सैलरी देते थे, वेज देते थे। आज की डेट में हम उतना नहीं देते, बेहतर देते हैं। पहले हमें लगता था अरे काम करा लो बस, कुछ मर्जी दे दो। आज हम समझते हैं उनकी वैल्यू कि नहीं, ये हमारे मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है, तो इनको इनकी सही सैलरी मिलनी चाहिए। कस्टमर फोकस, पहले हम कस्टमर पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते थे, हम खुद पे फोकस करते थे। हमारे पास ये रिसोर्स है, ये प्रोड्यूस कर दो, बेच दो, ठीक है। लेकिन आजकल हम ये समझते हैं कस्टमर को क्या चाहिए, अच्छा ये चाहिए, चलो ये प्रोड्यूस करते हैं। तो कस्टमर की तरफ थोड़ा सा हमारा ध्यान जाना शुरू हो गया है, ठीक है। तो ये थे मैनेजरल रिस्पॉन्स किसके, न्यू पॉलिसी के। अब हम आ गए इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, जो कि है डीमोनेटाइजेशन। ये वर्ड थोड़ा नया नया नहीं होगा आपके लिए, सुना ही होगा आपने, ठीक है। कुछ साल हो गए इस चीज को हुए। इसमें क्या हुआ था, इसमें मोदी जी ने क्या किया, हमारे 2 बहुत बड़े बड़े नोट्स जो थे उनको गायब कर दिया। बोला आज से ये नोट चलेंगे नहीं, तुम्हारे पास जो नोट्स हैं हमारे पास आओ, हम तुम्हारे अकाउंट में उतने पैसे डाल देंगे, लेकिन ये नोट इस डेट की बाद चलेंगे ही नहीं, ये पिक्चर में ही नहीं रहेंगे, कोई भी इन्हें पैसे के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ पेपर बन के रह जाएगा। भाई देखो अल्टीमेटली करेंसी क्या होती है, पेपर ही होती है ना, उसको वैल्यू कौन देता है, एक्ट देता है कि भैया आरबीआई एक्ट में लिखा हुआ है कि इससे हम पैसे के रूप में ट्रीट कर सकते हैं, तो हम उसको लेन देन के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आरबीआई उस नाम को हटा दे, उस पैसे को हटा दे, तो वो नॉर्मल पेपर बन जाएगा किसी के लिए भी। तो डीमोनेटाइजेशन में यही हुआ, 500 और 1000 के जो नोट हुआ करते थे उस टाइम पे, मोदी सरकार ने बोला आज के बाद ये नहीं चलेंगे, ठीक है, इनको गायब कर दो। तो ये था डीमोनेटाइजेशन। उससे मतलब उसे लाया क्यों गया था, ये समझने की कोशिश करते। देखिए हमारी इकोनॉमी में ब्लैक इकोनॉमी, ब्लैक मनी या फिर पैरेलल इकोनॉमी, ये सारे वर्ड्स आपने सुने होंगे। पैरेलल इकोनॉमी, ब्लैक मनी, काला धन, ये सारे कॉन्सेप्ट सुने हैं ना। क्या होता है ये, ऐसे लोग जो कि पैसा गलत तरीकों से कमाते हैं, गवर्नमेंट को नहीं बताते हैं, या ऐसे लोग जो कि सही तरीकों से पैसा कमाते हैं उस पर टैक्स नहीं पे करते, ये सारे ना इस पैसे को कहीं ना कहीं नॉर्मल पैसे से ब्लैक मनी में कन्वर्ट कर देते हैं। ये सफेद पैसे से ब्लैक मनी बन जाता है। और ब्लैक मनी वो होता है जिसकी कोई अकाउंटिंग नहीं है, हमारे इकोनॉमी में उसकी कोई अकाउंटिंग नहीं है, किसी के पास भी ब्यौरा नहीं है उसका, ठीक है। तो डीमोनेटाइजेशन लाने के पीछे यही हमारा मेन मकसद था कि हम ब्लैक मनी को थोड़ा सा कम करें, लोग जो टैक्स बचाते हैं उनको थोड़ा सा एक बार संभाले कि भैया देखो तुमने टैक्स बचा के इतना पैसा ब्लैक मनी में करवा दिया, अब हम तुम्हारे पूरे ब्लैक मनी को ही हटा रहे हैं पिक्चर से, कोई मतलब ही नहीं होगा तुम्हारा वो पैसा सेव करने का। ये मेन गोल था, ठीक है। करप्शन कर्व करना था, ये टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर था। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन कैसे, हर पैसे पे हमें टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को, अगर हम टैक्स नहीं पे करते तो वो पैसा हमारा काइंड ऑफ क्या बन जाता है, इलीगल पैसा बन जाता है, ब्लैक मनी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम कहीं ना कहीं टैक्सेस का इनकम बढ़ाना चाह रहे थे, टैक्स वालों का कलेक्शन बढ़ाना चाह रहे थे, दैट्स व्हाई वी ब्रॉट डीमोनेटाइजेशन। नॉन टॉलरेंस ऑफ टैक्स इवेजन, टैक्स इवेजन का मतलब होता है टैक्स से इवेड करना, टैक्स नहीं पे करना। तो हम बोल रहे थे कि अब नहीं चलेगा ये, अब हम टॉलरेट नहीं करेंगे तुम्हारा ये टैक्स ना पे करना। तुम पैसे कमा रहे हो तो तुम्हारा मतलब ड्यूटी बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है गवर्नमेंट को एक पार्ट उसका देने का टैक्स के रूप में। आई होप टैक्स का मतलब तो आपको पता है, जो भी पैसा आप कमाते हैं, फॉर से 100 रुपए आप कमा रहे हैं, इसका एक हिस्सा आप अपनी गवर्नमेंट को देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना के बैठा है, गवर्नमेंट रोड बना रहा है, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, तो वो भी तो कहीं ना कहीं से पैसे की कमाई करेगा, तो वो इसी टैक्स से अपने पैसे की कमाई करता है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। और भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, लेकिन टैक्स का मतलब ये होता है, टैक्स का मतलब आपके पैसे का एक हिस्सा गवर्नमेंट के पास जाना, ठीक है। टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड चैनलाइजिंग सेविंग इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। पहले क्या होता था, सब लोग ना गड्डियां भर भर के अपने लॉकर में रखते थे, घर के लॉकर में। इससे क्या होता था, पैसा कैद हो जाता था। हमने बोला नहीं, अब फाइनेंशियल सिस्टम, बैंक, डिपॉजिट्स, मतलब ये जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर पैसा डालिए, सो दैट इकोनॉमी में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे, सब कुछ सब गवर्नमेंट के सामने हो, कुछ भी ऐसा छुपा हुआ नहीं हो, ठीक है। तो ये हुआ कैश और डिजिटल कैश लाइट इकोनॉमी। आपने देखा होगा डिमोनेटाइजेशन के बाद से फोन पे, पेटीएम, जी पे, इन सब का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा चल गया है। अब कोई भी कैश नहीं रखता। अगर आप मुझसे पूछें एट प्रेजेंट मेरे बैग में कितने पैसे हैं, मैं बोलूंगी है ही नहीं मेरे बैग में पैसे, ठीक है। मेरे पास सिर्फ मेरा फोन है जिसमें फोन पे है, जिसमें पैसे हैं, ठीक है। तो मैं हर जगह वही कैरी करती हूँ, मैं कहीं पे पैसे 10 रुपए तक नहीं रखती हूँ अपने पास। कैसे हुआ ये पॉसिबल? ये पॉसिबल हुआ डिमोनेटाइजेशन के चलते हुए। अगर वो नहीं आता फोन पे, नहीं आता जी पे, तो अभी भी मुझे कैश कैरी करना पड़ता अपने साथ। तो कैशलेस बनाने की कोशिश की गई डिमोनेटाइजेशन के थ्रू, ठीक है। चलिए इसके इम्पैक्ट क्या हुए,
ये बोलते हैं ये एरियाज हैं जिन पे ये इंपैक्ट हुए हैं। फर्स्ट, मनी इंटरेस्ट रेट्स पे क्या इंपैक्ट हुआ, ये बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन कम होगी। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, आज की डेट में मैं कैश ट्रांजैक्शन करती नहीं हूँ किसी को, मतलब मुझे ऐसा लगता है मुझे महीनों हो गए किसी को कैश निकाल के देते हुए, हर कहीं वही स्कैन करो पेमेंट करो, स्कैन करो पेमेंट करो। बैंक डिपॉजिट्स इंक्रीज, लोगों ने अपना पैसा खाते में जमा करवाना शुरू कर दिया है। इंक्रीज इन फाइनेंशियल सेविंग्स में इंक्रीज आया है, ठीक है। प्राइवेट वेल्थ की बात करें, ये डिक्लाइन हुई है क्योंकि डीमोनेटाइजेशन के चलते हुए 500 और 1000 के नोट क्या कर दिए थे, खत्म कर दिए थे, और बहुत सारे लोग जिनके पास इलीगल पैसा पड़ा हुआ था उनका भी खत्म हो गया, वो पैसा कोई रेलेवेंट नहीं रहा, जिसकी वजह से उनकी वेल्थ कम हो गई, ठीक है। पब्लिक से वैसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, मैं प्रैक्टिकल सिनेरियो में बताऊँ, ये सिर्फ लिखी हुई बातें हैं। जिसने चेंज करवाने थे उन्होंने कहीं ना कहीं कमीशन देके चेंज करा लिए, करोड़ों रुपए लोगों ने चेंज करवाए, पर ठीक है लिखने के लिए लिख दिया। पब्लिक सेक्टर वेल्थ कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि ये तो जनता के सामने ही था। डिजिटलाइजेशन, यस इसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ा, आज की डेट में बहुत सारी डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं। रियल एस्टेट प्राइस डिक्लाइन हो गए यहाँ के। टैक्स कलेक्शन, राइज इन टैक्स कलेक्शन बिकॉज ऑफ इंक्रीज डिस्क्लोजर, इंक्रीज डिस्क्लोजर के चलते हुए टैक्स का वो बढ़ गया, टैक्स कलेक्शन बढ़ गया। बट प्रैक्टिकली बोलो तो इसमें भी बहुत ज्यादा फर्क कोई नहीं पड़ा, ठीक है। तो ये था लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का, और यहीं पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप ये पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, फट से जाके अपने डाउट्स लिख दीजिए। इसके अलावा अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक या स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट पे चाहते हैं हम आपके लिए वीडियो बनाएं, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एंड दैट्स इट, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।